वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 जो चैप्टर का नाम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर के अभ्यास वाले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 16 तक के प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आज जो है प्रश्न नंबर 17 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिए, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज प्रश्न नंबर 17 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन दक्षता है। अब यहाँ पे रोमन अंक में 3 दिया गया है और तीनों में से बताना है किस जालक में उच्चतम संकुलन दक्षता है। पहला दिया गया है सरल घनी, दूसरा दिया गया है अंतः केंद्रीय घन और तीसरा जो दिया गया है खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जालक। तो इसमें बताना है किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होता है। तो सबसे पहले सबका जो है जैसे सरल का, अंतः केंद्रीय, खष्टकोणीय का पहले संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे कितना किसका होता है। तो यहाँ पहला लिखेंगे सरल घनी संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 52.4% होता है। सरल में संकुलन दक्षता का मान कितना होता है, तो 52.4। ये कहाँ से आया, यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें सिद्ध करके बताया गया है कि 52.4 कहाँ से आया है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जिससे पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अंतः केंद्रीय संकुलन दक्षता कितना होता है, तो 68% होता है। खष्टकोणीय निविड़ संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 74% होता है। अब इस तीनों में देखने से पता चला किसका सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक किसका है, तो 74% का अधिक है। तो 74% किस में आया है, तो खष्टकोणीय निविड़ संकुलन जो हमारा है निविड़ संकुलन क्षमता, इसमें क्या है, अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जालक की उच्चतम संकुलन क्षमता होती हैं। उच्चतम संकुलन क्षमता क्यों होती हैं, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका है, तो 74 जो है अधिक है किसका, खष्टकोणीय का है। तो इसलिए खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है। तो प्रश्न नंबर 17 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 18 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स है। अब यहाँ मोलर द्रव्यमान का मान 2.7 × 10⁻² दिया गया है। अब एक एक प्रतीक को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ जरूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ दिया है यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा, यहाँ पे क्या है 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाले घनी एक एक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ kg मीटर के ऊपर -3 घात है, तो घनी एक एक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान दिया गया है इसको पहले प्रतीक में नोट करेंगे और उसके बाद उसकी प्रकृति की गणना करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है, तो 2.7 × 10⁻² दिया गया है। तो मोलर द्रव्यमान यम, मोलर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा यम से प्रदर्शित करते हैं। 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स, एक मान क्लियर हो गया। अब कोर की लंबाई, जो कोर की लंबाई कितना दिया है, कोर मतलब भुजा, भुजा की लंबाई कितना है, तो 405
पिकोमीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे A बराबर 405 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर को अब यहाँ पिको को बदल देंगे तो एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ लिखना चाहेंगे तो एक पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। यहाँ लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर होता है। अब यहाँ पिको को हटा देंगे, 10 के पावर -12 लिख देंगे। तो 405 × 10 के पावर 12 -12 लिखेंगे और ये हो गया मीटर। पिको यहाँ से क्या हो गया, हट गया। दो मान क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे घनत्व। तो घनत्व कितना है, तो 2.7 × 10 के पावर 3 है। तो घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर 2.7 × 10 के पावर 3 kg। अब मीटर के ऊपर -3 घात है। तो यहाँ पे 3 मान क्लियर हो गया। अब अवगोद्रों की संख्या कितना होता है और अवगोद्रों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना मान होता है, 6.022 × 10 के पावर क्या होता है, 23 होता है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको आपको याद रखना है कि अवगोद्रों की संख्या कितना होता है, तो 6.022 × 10 के पावर 23 होता है। अब एक जेड का नाम है परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ परमाणुओं की संख्या की गणना करेंगे। तो जेड का सूत्र होता है जेड बराबर डी × ए के पावर 3 घात × एन ए बटा एम। ये किसका सूत्र है, तो परमाणुओं की संख्या है डी × ए के पावर 3 × एन ए बटा एम। अब यहाँ मान को क्रमशः एक एक लाइन भरेंगे। ये किसका मान है, तो डी का मान। तो डी का मान कितना है, तो 2.7 × 10 के पावर 3। तो डी के जगह क्या लिखेंगे, 2.7 × 10 के पावर 3। ए का मान क्या है, 405 × 10 के पावर -12। 405 × 10 के पावर -12 पावर कितना हो गया, 3 घात हो गया। ये कि यहाँ पे पावर 3 है तो इसने यहाँ पे 3 लिख देंगे। एन ए का मान कितना है, तो 6.022 × 10 के पावर 23 है। तो यहाँ 6.022 × 10 के पावर 23 किसका मान भर देंगे, एन ए का मान भर देंगे। और यहाँ पे जो है यम का मान, तो यम का मान कितना है, तो 2.7 × 10 के पावर -2। 2.7 × 10 के पावर -2 सबका मान यहाँ पे रखने के बाद अब इसको तो ये सबका गुणा जब कर लेंगे और यहाँ देखेंगे 3 बार है, तो इसका मतलब इसका गुणा जो है 3 बार करके और इसका गुणा करके इससे जब भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा पूरा 3.99। तो इतना काम आप कर सकते हैं। इसका गुणा और इसका गुणा 3 बार पहले लिख करके सबका गुणा करके इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3.99 आ जाएगा। लगभग कितना है, तो 4 के बराबर है। तो जेड बराबर कितना आ गया, 4। अब जब जेड बराबर 4 आ गया तो परमाणुओं की संख्या इसमें कितना आ गया, जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 होता है वह क्या होता है, फलक केंद्रीय एक एक कोष्टिका, उसको क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। तो FCC होता है तो उसकी प्रकृति क्या आ गया, कौन से कोष्टिका होगा, तो यहाँ परमाणुओं की संख्या जब 4 है तो इसलिए क्या होगा, फलक केंद्रीय एक एक कोष्टिका होता है। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 18। अब प्रश्न नंबर 19 को समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है। जब ठोस को गर्म करेंगे तो उसके अंदर किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। तो अब ठोस को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं, जब ठोस को गर्म किया जाएगा तो उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती हैं, रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गर्म करने पर कुछ जालक स्थल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाता है और ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन क्या होती हैं, घटती हैं। तो अर्थात जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा क्यों रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि जब गर्म करने पर कुछ जालक स्थल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। खाली के मतलब रिक्त हो जाते हैं और ठोस का जो घनत्व होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 19 कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर अब 20 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित किस प्रकार के स्टाइयोमीट्री दोष दर्शाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन कौन ये दो इसमें दिखाया गया है, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं। ZNS AGBR, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में पहला ZNS में फ्रैंकल दोष होते हैं। फ्रैंकल दोष, अब फ्रैंकल दोष की परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां जाकर के फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, रिक्तिका दोष के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, तब अभ्यास वाले प्रश्नों को जब हल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो है AGBR, तो AGBR जो है वो क्या है, फ्रैंकल दोष भी होता है और क्या होता है, साटकी दोष भी होता है। तो ये कौन कौन से दोष हो गए समझ में आ गया। ZNS के अंदर कौन से दोष होते हैं, तो फ्रैंकल दोष होते हैं, और AGBR के अंदर कौन से दोष होते हैं, तो फ्रैंकल दोष होते हैं तथा साटकी दोष होते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 को समझेंगे। समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनात्मक को अशुद्धि के तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तियों किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। कह रहा समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनात्मक को अशुद्धि के तरह मिलाने पर आयनिक ठोस रिक्तियों किस प्रकार क्या होती हैं, प्रविष्ट होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अधिक संयोजकता वाली, ध्यान देंगे, अधिक संयोजकता वाले अशुद्धि मिलाने पर वह एक या अधिक कम संयोजकता वाले आयनों को इस प्रकार विस्थापित कर देती है कि उसकी उदासीनता परिवर्तित न हो। उनमें से एक स्थान पर अधिक संयोजकता वाले आयन आ जाते हैं जबकि शेष स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अधिक जो संयोजकता वाले जो अशुद्धियाँ मिलाने पर वह एक या एक से अधिक कम संयोजकता वाले आयनों को क्या करते हैं, विस्थापित कर देती हैं, जिससे उनकी उदासीनता परिवर्तित न हो। उनमें से एक स्थान से अधिक संयोजकता वाले आयन क्या होते हैं, आ जाते हैं, जबकि शेष स्थान पर रिक्त उत्पन्न होती हैं। जैसे वह कौन कौन से इसमें केमिकल होते हैं, तो NaCl में घटना होती है और AlCl3 मिलाने पर होती हैं। तो NaCl में किसको मिलाएंगे, Al3 को जब मिलाते हैं तो यह जो हमारी रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 21 समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 22 समझेंगे। जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकय दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तियाँ होती हैं वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर, धातु अधिकय दोष में ऋण आयनिक रिक्ति के स्थान पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। जो धातु अधिकय जो दोष में क्या होते हैं, ऋण आयनी रिक्त के स्थान पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, जिस कारण वह यौगिक रंग प्रदर्शित करता है। जैसे NaCl को Na के वाष्प में गर्म करने पर वह पीला रंग प्रदर्शित करता है। जब NaCl को Na मतलब सोडियम के वाष्प में गर्म करते हैं तो किस रंग का रंग हो जाता है, पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। यह तब समझ में आएगा जब आप अभ्यास के थ्योरी वाले अगर आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो इसे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब प्रश्न नंबर 23 समझेंगे कि वर्ग 14 के तत्व, जो वर्ग 14 के तत्व N प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करता है, यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, N प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। N प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें अधिक संयोजकता वाला पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया जाना चाहिए। अतः यह तत्व समूह 15 के होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 24 समझेंगे
किस प्रकार के पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुम्बक बनाए जा सकते हैं? लौह चुम्बकी अथवा फेरी चुम्बकी। अपने उत्तर को औचित बताइए। तो इसका उत्तर होगा लौह चुम्बकी पदार्थ से अस्थायी चुम्बक बनाया जा सकता है। अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए किस चुम्बक पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो लौह चुम्बकी पदार्थ का प्रयोग करेंगे, जिससे अस्थायी चुम्बक बनता है, क्योंकि उसमें सभी डोमेन चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? चुम्बकित हो जाते हैं और उसका चुम्बकीय आघूर्ण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि फेरी चुम्बकी में ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लौह चुम्बकी अस्थायी लौह चुम्बकी किसमें अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए किस चुम्बक का प्रयोग करेंगे? तो लौह चुम्बकी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है ठोस अवस्था के अभ्यास के प्रश्न समाप्त हो गए। कल से विलयन चैप्टर चालू होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे आईएमपी चैप्टर विलयन। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। तो प्रतिदिन ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।